इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। उपचुनाव की बारी, कितनी तैयारी। मध्य प्रदेश में दूसरी लहर के बाद जो स्थितियां हैं वो एकदम बेहतर है और अब जो दिखाई दे रहा है, जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो दिखाई दे रहे हैं कि हम कोविड से पूरी तरह उभर आए। लेकिन चिंता अभी भी है क्योंकि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और वैक्सीन नहीं लगी है तो लगवाना है। पर इस बीच में काम कभी रुकते नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव की तरफ बढ़ चली है। बात उपचुनाव की ही नहीं, एक लोकसभा का उपचुनाव भी होना है। तो हम देखें तो अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस बूथ से लेकर सेक्टर तक सभी तैयार कर चुकी है, ऐसा दावा है। तो क्या यह माना जाए कि जैसा दमोह में कांग्रेस ने किया, अब वही उसी आधार पर यहां भी कुछ करने जा रही है? तो जरा सुन लेते हैं क्या कहा सज्जन वर्मा ने, क्या है तैयारी और सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए दोनों दल किस तरह लगे हुए। सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। पहले सज्जन वर्मा को सुनते हैं कि कांग्रेस की क्या तैयारी है और बीजेपी क्या करने जा रही। सुन लीजिए। यहाँ हम लोग बराबर बैठ के कर रहे हैं। 4 उपचुनाव हैं, 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा खंडवा का। मैं अभी खुद जाके खंडवा लोकसभा की बैठक लेके आया हूँ। जिन बिंदुओं को कमलनाथ जी ने कहा था उन बिंदुओं पे हम बैठक ले आए हैं। हमारी तीनों विधानसभाओं में मंडलम सेक्टर बूथ कमेटी का निर्माण हमने चालू कर दिया है। तो हमें ये ज़रूरी नहीं कि कमलनाथ जी आगे बैठे तो ही बैठक होगी। हम लोगों को उन्होंने इतना परिपक्व कर दिया है कि किस तरह से कमेटियां बनना, किस बिंदुओं पे बैठक लेना। और एक बात खास बताना चाहूँगा कि सारे दल जब चुनाव में कहीं हार जाते हैं तब समीक्षा बैठक करते हैं कि यहाँ हारे कैसे। कमलनाथ जी पहले नेता हैं जिन्होंने दमोह के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की समीक्षा की कि हम कैसे जीते, उसका विश्लेषण होना चाहिए। तो वो सारे तथ्य जो निकल के आए, उन्हीं आधार पर इन चारों उपचुनाव को कांग्रेस लड़ेगी। 2023 की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में हर समय तैयारी चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी में हर समय तैयारी चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी में हर समय तैयारी चलती रहती है। चलिए, विश्वास सारंग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है और चुनावी मूड पर रहती है। लेकिन सज्जन वर्मा जैसा कह रहे हैं, सेक्टर प्रभारी से लेकर और तमाम बैठकें चल रही। कोई जरूरी नहीं है कि कमलनाथ जी दिखाई दे, पर उन्होंने अपनी टीम को जिम्मा सौंप दिया, काम सौंप दिया और उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। विनोद गोटिया जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपाध्यक्ष। संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार है। अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। अजीत जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? विनोद गोटिया जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जैसा सज्जन वर्मा कह रहे थे कि हम लोग पूरी तरह तैयार है, सेक्टर से लेके और तमाम तैयारियां कर ली गई, लेकिन दमोह के बाद थोड़ा सा कांग्रेस उत्साह में भी है। और भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत स्वभाव का राजनीतिक दल है और हम 365 दिन अपने कार्यकर्ताओं को समाज के काम में लगा के रखते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल की इस भीषण महामारी में भी सेवा ही संगठन के नाम से हमारे कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर और एक तरीके से सक्रिय रहे हैं और जमीनी स्तर पर लोगों का साथ देने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और जब कार्यकर्ता समाज के सीधे संपर्क में रहता है तो बाकी चीजें अपने आप उसके संपर्क में और नियंत्रण में रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर के ऊपर, बूथ स्तर के नीचे, जिसको आप माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं, इसकी प्रक्रिया को भी 365 दिन चलाती रहती है। और इसलिए कोई उपचुनाव है तो उसके लिए अलग से कोई तैयारी भारतीय जनता पार्टी को करना है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेता है और पूरी गंभीरता के साथ लड़ता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट का चुनाव। विषय इसलिए हो जाता है विनोद जी कि आप पूरी तैयारी के साथ ही दमोह में चुनाव में मैदान में उतरे थे, लेकिन वो आप नहीं जीत पाए। आप भी जानते हैं कि दमोह का चुनाव जिन परिस्थितियों में हुआ था, जिन कारणों से हुआ था, उसके राजनीतिक विश्लेषण में मैं नहीं जाना चाहता। पार्टी ने उसका चिंतन मनन किया है कि क्या कारण थे उसके, और उसके राजनीतिक कारण अन्य थे और इसलिए मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता। लेकिन दमोह के चुनाव से आप सब चुनावों को कंपेयर नहीं कर सकते। जी है ना। और इसलिए दमोह का चुनाव एक तरह का अलग चुनाव है, उसको बाकी चुनाव से कंपेयर नहीं किया जा सकता।
अजीत भदौरिया जी बहुत उत्साहित है आप दमोह के बाद से, और बीजेपी कह रही कि उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि सेक्टर की बैठकें हो गई, हालांकि कमलनाथ जी अभी तक नहीं लौटे मध्य प्रदेश। देखिए मनोज जी, बिल्कुल सज्जन सिंह वर्मा जी ने सही कहा। मैंने भी आपसे चर्चा के दौरान कई बार कहा है कि हमारी पूरी मंडलम से लेके बूथ कमेटियां तक बन चुकी हैं। बैठकों का लगातार दौर जारी है। जो जिले के प्रभारी बना दिए गए संगठनात्मक रूप से, वो लोग लगातार जाके बैठकें कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ की बात करें तो हमारे मित्र ने अभी, विनोद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किन परिस्थितियों में दमोह का चुनाव हुआ था, उसका विश्लेषण वो नहीं करने चाहते, क्योंकि मुझे लगता है आदरणीय विनोद जी बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी के, और पुराने कार्यकर्ता होंगे, मूल कार्यकर्ता, तो इसलिए उनका दर्द है। तो यही भारतीय जनता पार्टी के आज सारे मूल कार्यकर्ताओं का दर्द है मनोज जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कबीलियाई संस्कृति डेवलप हो चुकी है वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से बहुत आहत है और दुखी है। चाहे अभी आप कार्य समिति देख लीजिए प्रदेश की, आज लोग वाग इसका आकलन कर रहे हैं कि आयातित लोग, सिंधिया जी के समर्थक कितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता कितना है। तो ये अब एक भारतीय जनता पार्टी में बहस का और चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन मूल कार्यकर्ता के साथ जब भारतीय जनता पार्टी थी 2018 में, तो चुनाव हारी थी। अब हारने के बाद संगठन को फिर खड़ा करना है, बीजेपी को खड़ा करना, और इस बीच में आपके लोग आ गए तो वो जुड़ गया। जब वो जुड़ गए हैं तो उनके साथ जो धर्म की बात हुई है निभाने की, या आप आइए हम आपके साथ पूरी जिम्मेदारी रखेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ आपको निभाएंगे, तो वो निभा रहे हैं। देखिए मनोज जी, मैं उसी अंचल से आता हूं जहां पे सर्वाधिक दल बदल हुआ था, खरीद फरोख्त हुई थी। तो मैं आज आकलन करता हूं समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है वो आज भी आयातितों से दूरी बना के चल रहा है। और आयातित लोग आते हैं भारतीय जनता पार्टी की बैठक में, जब बैठते हैं तो उनका कार्य व्यवहार और भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता का कार्य व्यवहार में हमेशा अपने आप अंतर समझ में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, संगठन की मजबूती तभी होती है जब समान विचार और समान भाव वाले लोग एक साथ मिलकर काम करें। अब निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने 30-35 साल किसी दूसरे संगठन और दूसरी विचारधारा वाले संगठन में कार्य किया हो, और उसमें एक शीर्ष उनके नेता के निर्णय के बाद वो शामिल हो गए हों, तो निश्चित रूप से समय तो लगता ही है मनोज जी। इसका खामियाजा लगातार भारतीय जनता पार्टी भुगतती चली आ रही है। आपने दमोह उपचुनाव देखा, आने वाले उपचुनाव में देखना, क्योंकि आज आप दूसरी एक और चीज पे गौर कर रही है आदरणीय मनोज जी, कि 110 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है, ये 100 रुपए के करीब डीजल पहुंच चुका है, 215 रुपए सरसों का तेल पहुंच चुका है, नॉन ब्रांडेड तो 240 रुपए सरसों का तेल बिक रहा है। तो ये क्या, कहाँ जा रहा है जी? चलिए मैं लौट रहा हूँ, आप पास लौट रहा हूँ। संदीप जी मेरे साथ जुड़ गए, संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार है। संदीप जी, अब ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर के बाद अनलॉक हो गया पूरा सिस्टम, और चुनाव के लिए भी अनलॉक होता नजर आ रहा है। चुनाव तो होना ही है, प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है, 6 महीने होने जा रहे हैं, उपचुनाव होंगे, उसके अलावा एक लोकसभा का उपचुनाव भी होगा। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि वो सेक्टर से लेकर मंडलम, जो भी उनकी चीजें हैं, वहां पर वो अपना पूरा काम कर चुके हैं, और दमोह ने निश्चित रूप से उत्साह भरा है कांग्रेस के भीतर। क्या बीजेपी इस बार थोड़ा सा पीछे चल रही है, या बीजेपी भी तैयार है? देखिए मनोज जी, राजनीतिक दल हैं, उनकी अपने अपने तरह से तैयारियां चलती रहती हैं। कांग्रेस की तैयारी चल रही है, कांग्रेस तक दिख रही है। पहली चीज, हम लोगों को ऐसी गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस की जो विपक्षी दल होता है उसकी लड़ाई लड़ने का तरीका दूसरा होता है, संगठन मजबूत करने की गतिविधियां दूसरी होती हैं, दूसरे तरह से चलती हैं। पार्टी हो सकता है जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी कर रही हो, मंडलम पे जा रही हो, बैठकें कर रही हो, सब कर रही हो, लेकिन नजर नहीं आ रही है, तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी उपचुनाव की, वैसे तो बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, हाँ। हमेशा तैयारी रहती है, उसकी चलती रहती है। उनके यहाँ बैठकें भी लगातार चल रही हैं, संवाद भी चल रहा है, सक्रियता दिख रही है। दो फर्क दिख रहे हैं आपके। जहां तक आपने दमोह उपचुनाव की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल दमोह चुनाव के नतीजों को समझने में चूक कर रहे हैं।
चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहां ना कांग्रेस जीती है ना बीजेपी हारी है। वहां पे राहुल लोधी चुनाव हारे हैं व्यक्तिगत तौर पर, और जीत हुई है तो अजय टंडन की हुई है, ना कि कांग्रेस की। ये चूक है बड़ी। कांग्रेस अगर ये मान के चल रही कि दमोह में एंटी इनकम्बेंसी के चलते हम जीते, तो मैं नहीं मानता कि ये हुआ है। जहां तक दल बदल की बात की कांग्रेस के प्रवक्ता भदौरिया जी ने, तो ये वो क्यों नहीं देखते कि 2018 में इसी राहुल लोधी को कांग्रेस का टिकट दिया गया, ये तब किसके थे? मल्हारा से प्रद्युम्न लोधी को टिकट दिया गया, वो किसके थे? पंडा में टिकट दिया गया, वो किसके थे? जब आपके पास आदमी आता है तो आपका एनालिसिस अलग होता है, दूसरे के पास जाता है तो उसका एनालिसिस अलग होता है। बीजेपी भी वही करती है, जब उनके साथ छोड़ के जाते हैं लोग तो वो उसे कमजोर बताते हैं। लेकिन ये मान के चलिए आपके उपचुनाव महत्वपूर्ण होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, और अगर हम ये कहें कि बीजेपी पीछे है या कांग्रेस आगे है, तो ये हमारा अभी का विश्लेषण हो सकता है देखने के आधार पर। लेकिन आप ये मान के चलिए मनोज जी कि ये जो चुनाव है उपचुनाव, ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इन चुनावों को हमें यूं देखना पड़ेगा कि ये अलग अलग हिस्से में है। एक सीट बुंदेलखंड से है, एक सीट विंध्य से है, एक सीट आपकी मालवा निमाड़ से है, लोकसभा भी वहीं से है। तो ये पूरी तरह से एक आप कह सकते हैं कि ये एक आकलन होगा पूरे प्रदेश का इस उपचुनाव से। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेंगे, आने वाले समय में ये दिखेगा भी। जी विनोद जी, ये बात तो खैर है, क्योंकि वो जो चुनाव हुआ जिसका आप कह रहे थे कि दमोह से इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, माना जा सकता है इस बात को, लेकिन दमोह ने कांग्रेस को उत्साह भरा, और कांग्रेस तो दमोह के बाद ये तक कहने लगी है, कल तो ये भी कह दिया सज्जन वर्मा ने कि हम हार पर समीक्षा ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ जीत पर समीक्षा करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि बाकी चीजें, बाकी जो विधानसभा अब जहां जहां चुनाव होना, सबके अपने अपने समीकरण है, सबकी अपने अपने उस क्षेत्र की एक अलग तरह की बात है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो उत्साह कांग्रेस में नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी को एक अलग तरह से तैयारी करने की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि महंगाई का मुद्दा है या तमाम तरह की चीजें हैं, वो दिखाई भी दे रही है इस समय। विनोद जी, मानना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पिछली 1.5 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, 2 वर्ष की, वो अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। इस कोरोना संकट काल में जिस संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और प्रदेश के विशेष रूप से गरीब तबके के साथ, जो वंचित तबका है उसके साथ जिस तरीके से किसान है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ खड़े हुए नजर आए। आपको पता है कि 1.5 साल की सरकार में हर दूसरे दिन ऑन रिकॉर्ड इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। और जब हम सरकार में आए तो हमने ऐतिहासिक खरीदी भी की, किसानों को उसका पैसा दिया, किसानों के बीमे का पैसा भी भरा, गरीबों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया, रेहड़ी पटरी वाले लोगों तक की चिंता हमने की और उनको 10-10 हजार रुपए तक का लोन। कुल मिला के एक सरकार का लोकशाही में जैसा एक संवेदनशील चेहरा होना चाहिए, वैसा चेहरा माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के अंदर बनाया। और आप सबने देखा कि इसके कारण इतना बड़ा संकट काल निकल गया, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा नहीं हुई कि कहीं कोई गरीब की थाली खाली रही हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना थाली तो भर गई गरीब की, ये बात सच है, लेकिन कुछ चीजें जरूर हुई है जिसको लेकर उस दौर में तो बड़े भारी सवाल खड़े हो रहे थे, जब लोग परेशान हो रहे थे, अस्पतालों में जाकर जगह नहीं मिल रही थी। खैर वो एक अलग तरह की महामारी थी। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मित्र भदौरिया जी अभी भारतीय जनता पार्टी की बहुत चिंता कर रहे थे कि यहाँ बाहर से आए हुए लोग मूल कार्यकर्ता और बाहर का आया हुआ कार्यकर्ता, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता मूल का नहीं है और कोई कार्यकर्ता बाहर का नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारे साथ आने के बाद हमारी रीति नीति और सारी चीजों के साथ उसकी सहभागिता होती है और उसी तरीके से वो आगे बढ़ता है। ये एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं और इसलिए इसकी चिंता आप मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जगह एकदम मजबूती के साथ आपको मैदान में मिलेगा। जी अजीत जी, आप मत करिए चिंता बीजेपी की। देखिए मनोज जी, बीजेपी की तो चिंता करना पड़ेगी क्योंकि भाई लोकतंत्र है और अब वर्तमान में तो सत्तारूढ़ दल है, तो सत्तारूढ़ दल की तो चिंता करना पड़ेगी एक मजबूत विपक्ष के लिए और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। पहली चीज, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बात का जवाब दे दूं। आपने ही उनको
काउंटर क्वेश्चन कर दिया और हकीकत बता दी कि कोविड काल में कितने लोग काल के ग्रास में गए, कितनी माँओं की झोली खाली रह गई, खाली हुई इस समय। और एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप ने तो 1,70,000 केवल मई माह में मध्य प्रदेश में मरना लोगों का बता दिया। तो ये अपने आप में शिवराज सिंह जी की सरकार की नाकामी को उजागर करती। दूसरी चीज, मनोज जी मेरे मित्र ने कहा कि गरीब की थाली, तो मैं अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कहीं पे बातचीत होती हो या सुनते हो तो पीडीएस घोटाला बता दूं, रिसेंटली अभी का ग्वालियर में पीडीएस घोटाला हुआ, 2 डिप्टी कलेक्टरों पे कार्रवाई हुई। अभी 5 माह के राशन के लिए शिवराज सिंह जी ने और केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी उसमें मुश्किल से 15 दिन 20 दिन का राशन मिल रहा है। शिवपुरी में अभी आपके सेल्समैनों के ऊपर कार्रवाई करके एतिश्री कर ली प्रशासन ने। वहां पे गरीब की थाली में से भोजन निकाल के दलाल लोग बेच रहे। कार्रवाई की ना सेल्समैनों पे 2 डिप्टी कलेक्टर पर भी हुई, आप कह रहे थे। वो नोटिस दिए डिप्टी कलेक्टरों को, ग्वालियर में 2 डिप्टी कलेक्टरों को नोटिस दिए और शिवपुरी में सेल्समैनों पे कार्रवाई की। मतलब गरीब की थाली में से भोजन लगातार जा रहा है। मनोज जी आपको बताऊं, जो जिम्मेदारों पे कार्रवाई हो निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे हम। देखिए एक चीज तो सही है, ये तो मानते हैं कि निचले स्तर बिना ऊपर की मिली भगत के निचले स्तर पे क्या इतना बड़ा घोटाला हो जाएगा क्या? आप बताइए कि मतलब आप 80% राशन गायब कर रहे हैं। अरे भाई 10-20% का ऊपर नीचे हो तो समझ में आता है, बस 80% राशन गायब कर रहे हैं गरीब की थाली में से। तो ये तो माफियाओं की सरकार है, जितना माफिया है पूरी तरीके से पुनः हावी हो गया है। और जहां तक बात आदरणीय संदीप जी ने कहा कि दल बदल वाली बात, तो आदरणीय संदीप जी की इतने बड़े स्तर पे मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में कभी राजनीतिक रूप से दल बदल हुआ हो। 1-2 विधायक चुनाव के समय या राजनीतिक दल के राजनेता आते जाते रहे थे। तो बहुत कम है जिसके साथ एक साथ इतने विधायक आकर खड़े हो जाए। वो तो मुझे लग रहा है देश का एक अलग तरह का इतिहास है जिसमें सिंधिया जी के साथ 22 लोग खड़े हो गए। वो इतने बड़े जब राजनीतिक कार्यकर्ता जाते हैं तो फिर विचारधारा का प्रश्न आ जाता है। अगर किसी एक विधानसभा में, 2 विधानसभा में, 4 विधानसभा में होता है और चुनाव के समय अक्सर होता है। 22 आपके साथ आ जाते तो फिर नहीं होता शायद। क्या मान लीजिए इतनी संख्या आपके साथ कहीं से आ जाती तो फिर नहीं होता। मनोज जी जो 2000 का नोट छापा है वो 2000 का नोट मार्केट में ही नहीं है। कहाँ नहीं लगता कि एक सामान्य आदमी ने, अब वो तो जिन्होंने छापा है उनसे पूछो जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कहाँ से 35-35 करोड़ रुपए की डील कर रहे हैं। 500 और 100 रुपए के नोट से तो 35-35 करोड़ की डील होगी नहीं। लेकिन आपको ये जैसे कह रहे हैं सज्जन वर्मा जी कह रहे थे कि हम सिर्फ जीत पर समीक्षा करेंगे, हार पर करेंगे ही नहीं। तो दमोह से कहीं अति उत्साह तो नहीं आ गया आप लोग के भीतर? क्योंकि दमोह एक अलग तरह का समीकरण था। दमोह का जयंत मलैया वहां नाराज चल रहे थे। बाकी सीटों की बात करें तो खंडवा में आप देख लीजिए लोकसभा की बात, हालांकि अरुण यादव वहां से एक बार जीते हैं चुनाव, या फिर हम ब्रजेंद्र सिंह जी की बात कर लीजिए, या फिर जो 2 अन्य सीट है, सब अलग अलग स्थानों पर सीटें हैं। तो अलग तैयारी है, पूरा लिटमस टेस्ट होगा ये। मैं मनोज जी 2 सीटों के संदर्भ में अगर बात करूं विधानसभा की, जहां का मुझे आइडिया है, जोवट और पृथ्वीपुर, ये दोनों विधानसभा सीट तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने जागरूक थे और लोगों के भी जीवन संबंध था जो वर्तमान में कांग्रेस के थे, तो वो कांग्रेस निश्चित रूप से जीतने जा रही। हम रेगांव विधानसभा और खंडवा लोकसभा की बात करें तो आदरणीय अरुण यादव जी को वहां पे जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उनकी जीवटता लगातार और संपर्क वहां पे लगातार। ये तय हो गया कि अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे वहां से? अभी वर्तमान से तो है ही, बाकी भविष्य किसी ने देखा नहीं है। अभी अगला पल क्या होगा ये तो ऊपर वाले के अलावा कोई जानता ही नहीं है। परंतु बिल्कुल ठीक है। खैर आपके पास उनसे बेहतर कोई चेहरा भी नहीं होगा। संदीप जी, हम देख रहे हैं कि जैसा आपने भी कहा कि दमोह के चुनाव बहुत अलग थे, ना तो बीजेपी को समझना चाहिए ना कांग्रेस को समझना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस उसी को उदाहरण बनाकर चल रही है। देखिए मनोज जी, कई बार अपने अपने तरह से चीजों को आकलन करते हैं लोग। ये कहते हैं ना, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, है ना। तो जो हमारे अनुकूल परिस्थितियां या जहां हमें सफलता मिली उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि राजनीति में जब आप सफलता की बात करेंगे तब आपकी बात सुनी जाएगी। असफलता की बात चाहे आप पार्टी में और पार्टी के अंदर करें, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हार किसी को पसंद नहीं है, कमियां सुनना किसी को पसंद नहीं है।
कांग्रेस में वाकई में जो जमीनी कार्यकर्ता या हम कहें कि जैसे भदौरिया जी जैसे लोग जो पार्टी की पैरवी इस तरह से करते हैं, आप देखिए कितने लोग हैं ऐसे मध्य प्रदेश में। ठीक है, कह सकते हैं आप गिनती के आधार पर कार्यकर्ता हैं ये। हमें लड़ता नजर आना चाहिए, विपक्ष का मतलब है लड़ते हुए दिखना चाहिए आपको। और मध्य प्रदेश में दमोह के उपचुनाव के बाद कहां दिखी कांग्रेस, का आकलन भी आवश्यक है। सत्ताधारी दल तो अपने हिसाब से चलता है, उसके पास सुविधाएं होती हैं, उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज होती है, क्योंकि सत्ता का जो लाभ है वो लोगों को मिलता है। दूसरी तरफ कांग्रेस को तैयारी तो करनी पड़ेगी। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जैसे कद का नेता खोया है कांग्रेस में, उसके समकक्ष व्यक्ति खड़ा करना आसान काम नहीं है मनोज। सिंपैथी एक अलग बात है ब्रजेंद्र सिंह जी की, लेकिन उस कद का नेता पृथ्वीपुर के लोगों के लिए ये बड़ी बात होगी। संघर्ष वाला आदमी चाहिए आपको, लड़ने वाला आदमी चाहिए। वो मुकाबला अगर ये पहले से मान के चलते हैं कि वहां जीत जाएंगे कोई पार्टी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अति आत्मविश्वास है। जो परिस्थितियां, सत्ता पक्ष का प्रयास, सारी ताकतें उसके पास होना, इन हालात में चुनाव जीतना आसान नहीं है। क्या इस तरह का टेम्पो, इस तरह का दमोह में टेम्पो खड़ा किया कांग्रेस ने, जो वो मानते हैं, क्या वो पृथ्वीपुर, जोबट, रेगांव, खंडवा में कर पाएंगे? ये चुनौती है और बड़ी ताकत से कांग्रेस को लड़ना होगा। भले ये कहें कि सिंधिया चले गए, कांग्रेस कहे कि सिंधिया के जाने से कोई फर्क नहीं है कांग्रेस को, लेकिन एक चेहरा तो था आपके पास जिसकी बात सुनी जाती थी, जिसके प्रति आकर्षण था लोगों, जी है ना। तो वो कैसे तैयारी होगी अगले 4 उपचुनाव? मुझे लग रहा है ये चैलेंज बीजेपी के लिए भी होगा, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस सीट की, पृथ्वीपुर की, जहां चेहरा, बड़ा चेहरा था, और मुझे लगता है वही परिवार पर हो सकता है कि कांग्रेस फिर से दांव लगाए। यही चैलेंज होगा क्या विनोद जी आपके लिए भी? क्योंकि वहां से हम देखें तो कांग्रेस ने जो पृथ्वीपुर से जीत हासिल की, या जोबट की हम बात करें, एक जरूर आपका स्थान रहा, और दूसरी तरफ लोकसभा की तरफ जब हम जाते हैं तो अरुण यादव वहां से चुनाव जीतते रहे और सक्रिय भी बने हुए। आपके यहाँ से 2-3 चेहरे नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय की चर्चा भी चल रही है, या फिर हम देख रहे हैं कि अर्चना चिटनिस जी लोगों से मुलाकात कर रही है। ये भी हो सकता है नंद कुमार चौहान साहब के परिवार से किसी पर दांव लगाए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कोई चेहरा बड़ा नहीं होता और कोई चेहरा राजनीति में छोटा नहीं होता। ब्रजेंद्र राठौर जी को हमारे बहन ने हराया था, आपको पता है। इसके पहले चुनाव में अगर बड़ा चेहरा थे तो कैसे हार जाते। अनीता नायक बहन ने उनको चुनाव हराया था। नंदू भैया हमारे बहुत स्थापित नेतृत्व रहे हैं, गांव गांव तक, गली गली तक उनकी अपनी अप्रोच रही है। बिल्कुल। मैं रेगांव की बात करूं तो कई बार हमारे माननीय बागरी जी वहां से विधायक रहे हैं। और इसलिए राजनीति में कोई चेहरा बड़ा नहीं होता, कोई चेहरा छोटा नहीं होता। राजनीतिक दल जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाता है वो हर दृष्टिकोण से उसके ऊपर विचार करके अपना कैंडिडेट तय करता है। अब मेरी ऐसी मान्यता है कि ये जो चुनाव होंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ और संजीदगी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। प्रत्याशी भी अच्छे होंगे और काम का तरीका भी हमारा जो है, हमारी नीचे तक की जो मैं कहता हूँ बड़ी वैज्ञानिक पद्धति से भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट करती है। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें हाथ से निकल जाती हैं या उसमें रह जाता है। उसके जैसे अभी पौराणिक जी कह रहे थे कि दमोह का मामला था, वो पत्रकार हैं, वो अपने दृष्टि से उसका विश्लेषण कर रहे थे, कांग्रेस के हमारे मित्र अपने दृष्टि से विश्लेषण कर रहे थे। मेरा अपना देखने का नजरिया अपना है। बहुत सी चीजें जनता के ऊपर भी तय करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी सामर्थ्य के साथ ये चुनाव लड़ेगी। हमारी सीटें हैं और बाकी सीटों पर भी हम, जहाँ कांग्रेस की सीटें रही हैं वहां भी हमारा प्रयास रहेगा कि वो हमारे साथ आए। जी अजीत जी, आप जीत से सबक ले रहे हैं और बीजेपी हार से सबक ले रही? नहीं, हम जीत के साथ, उत्साह के साथ सजग भी हैं मनोज जी। कांग्रेस पार्टी देखिए निश्चित रूप से बिना सजगता के तो संगठन आगे बढ़ेगा नहीं ना। आप उत्साह में ही रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? उत्साह में ही तो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सजग है। अब वो चुनाव की घोषणा होने दीजिए, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप देखिए कोविड में कितने लोगों ने अपने साथियों को खोया, आज डीजल पेट्रोल महंगाई बताने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी ना, आपको भी कार्यकर्ता निकलना पड़ेगा। तो मनोज जी एक एक बूथ पे कांग्रेस पार्टी का बरसों से चला आ रहा है। हार जीत अपना अलग आकलन रहता है, हार जीत अलग विषय रहता है। पर कांग्रेस पार्टी आज, भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल के माध्यम से भले ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करे,
तो पर कई जगह उसकी विसंगति अपने आप सामने आ जाती है। जी। कांग्रेस का तो मूल कार्यकर्ता उसके साथ आज भी है। हम मिसकॉल वाली पार्टी नहीं है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। संदीप जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे छोटी सी मैं लेना चाहूंगा। क्या ये लिटमस टेस्ट होगा दोनों दलों के लिए, सेमीफाइनल होगा? बिल्कुल मनोज जी, ये विधानसभा जो आने वाले 23-24 के लोकसभा चुनाव से पहले का चुनाव होगा और महत्वपूर्ण चुनाव होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के लिए कम चुनौती रहने वाली नहीं है। कोविड काल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मसले हैं जिनका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी अपनी ताकत दिखानी होगी, एकजुटता दिखानी होगी। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी गुटबाजी है। क्या गुटबाजी इसमें खत्म होगी? और जहां तक खंडवा की बात आपने की है, तो कांग्रेस के पास अरुण यादव एक चेहरा है जो बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं। अब देखना है कि क्या वाकई में पार्टी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन किस पर दांव लगाता है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सच है कि उपचुनाव की बारी है और कितनी तैयारी है वो नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से हमेशा चुनावी मोड पर रहती है। कांग्रेस कह रही है कि हम भी पीछे नहीं है, लेकिन कई दफा अति उत्साह है, बहुत कुछ कर देता है और दमों के बाद ऐसा लगता है कांग्रेस को कि सिर्फ हम जीत की समीक्षा करते रहे, हार की नहीं। लेकिन हार भी तो समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों हार गए, क्यों 28 सीटों में से 19 भारतीय जनता पार्टी के पास वापस चली गई। ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन जहां उपचुनाव होना है वो बहुत अलग समीकरण है। सभी उपचुनाव की जो सीटें हैं जिन पर दिखाई दे रहा है, देखते हैं किसकी तैयारी भारी पड़ती है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।